हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिटी के कंसेप्ट, इक्विलिटी के टाइप्स और यूनेस्को का जेंडर इक्विलिटी एजेंडा। ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विलिटी का मतलब क्या होता है। इक्विलिटी का मतलब होता है समानता, यानी कि हर इंसान को समान अधिकार, समान मौका और समान सम्मान मिले। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि सब लोग एक जैसे होते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं हमेशा कि हर एक व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, चाहे वो टैलेंट हो, बैकग्राउंड हो, एबिलिटी हो या फिजिकल अपीयरेंस हो। सब लोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इक्विलिटी मीन्स क्या होता है, समानता। ठीक है, तो इक्विलिटी का असली मतलब क्या है, हर एक को फेयर ट्रीटमेंट मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, उनको समान अधिकार मिले, समान मौका मिले, समान सम्मान मिले। यही चीज क्या होती है, इक्विलिटी। अब समझते हैं व्हाई डू वी नीड इक्विलिटी। हमें इक्विलिटी की नीड क्यों है। देखो, सोसाइटी में हमें पता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। अब चाहे कास्ट के बेसिस में हो, रिलीजन के बेसिस में हो, लैंग्वेज, जेंडर, इकोनॉमिक क्लास, तो सब व्यक्ति क्या है, सोसाइटी में अलग अलग है। कई बार इन डिफरेंसेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और हम इक्विलिटी बनाना ही क्यों चाहते हैं कि बिना भेदभाव के सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, सबके साथ समान व्यवहार हो। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस की वजह से जो सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग हैं, उसकी वजह से क्या होता है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इक्विलिटी इंश्योर करती है फेयरनेस इन सोसाइटी, जस्टिस फॉर एवरीवन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, ह्यूमन डिग्निटी का रिस्पेक्ट, सोशल हार्मनी एंड यूनिटी। तो एजुकेशन सिस्टम में इक्विलिटी जरूरी है ताकि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। उसको उसकी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर के बेसिस में हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, भेदभाव ना करें। देखो, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इक्विलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बात करें इक्विलिटी के एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इक्वल राइट्स। दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तीसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन। चौथा है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। तो ये सारे क्या है, हमारे एलिमेंट हैं जो इक्विलिटी के हैं। अब इन्हें वन बाय वन समझते हैं कि ये एलिमेंट क्या है। देखो, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इक्वल राइट्स। मतलब से ही समझ रहे हैं, इक्वल मतलब बराबर अधिकार। तो हर सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से क्या है कि समान अधिकार मिलता है। हमारे कुछ राइट्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे इक्वल राइट्स कहते हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं कि हर एक व्यक्ति को क्या हो, समान अधिकार मिले। जो भी हमारी फ्रीडम, एजुकेशन और प्रॉपर्टी राइट है आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि ये फिक्स हैं कि आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये कहाँ पे लिखा गया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आपके संविधान में लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं। दूसरा एलिमेंट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। देखो, एजुकेशन, जॉब, हेल्थ, रिसोर्सेस, ये सब में क्या हो, इक्वल चांस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। यही क्या है, इक्वलिटी का मतलब है कि इक्वलिटी क्या हो, बराबर सबको, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, एम्प्लॉयमेंट का हो या रिसोर्सेज, जो उनको रिसोर्सेज मिले उन सब में क्या हो, उनका इक्वल एक्सेस हो, उनको बराबर चांस मिले कि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, एक दूसरे से पीछे ना हो। हर एक को, ये नहीं कि उसको कास्ट के बेसिस में, उसको जेंडर के बेसिस में उनके साथ अनइक्वल बिहेवियर हो रहा है। उनको सर क्या है, उनको जो अपॉर्चुनिटीज दी जाए वो इक्वल दी जाए, बराबर दी जाए। हर एक व्यक्ति इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल चांस उसे मिलने चाहिए। और जो भी हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वहां पे उनके साथ क्या हो, फेयर ट्रीटमेंट हो। यही चीज क्या होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि अगर आप सबको समान अधिकार देखेंगे तो वो अपनी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से अलग अलग है,
पर अगर उन्हें समान अपॉर्चुनिटीज मिली, ठीक है, उनको समान रिसोर्सेस मिले, तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके काबिल होगा वो उस चीज से सीख के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, और जो जिस चीज में अच्छा है वो वहां आगे बढ़े। पर हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज इक्वल दे रहे हैं, मीन्स हम इक्वलिटी मेंटेन कर रहे हैं, सबको समान अधिकार दे रहे हैं, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यही चीज क्या होती है, इक्वलिटी होती है। तीसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, चाहे वो जेंडर हो, कास्ट हो, क्लास हो, रिलीजन हो और डिसेबिलिटी हो। कोई भी व्यक्ति क्या हो, नो फेवरेटिज्म बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी। आप किसी को उसके कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज या डिसेबिलिटी के बेस में उसको फेवरेटिज्म नहीं दे सकते। उसको ये नहीं कि अरे ये तो मेरी कास्ट का है, मुझे इसके साथ बेहतर करना है या इसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी है, इसको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सोसाइटी में क्या है, हर एक इंडिविजुअल को सेम ट्रीटमेंट देना है विथ फेयरनेस, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, सबके साथ क्या हो, बराबर तरीके से व्यवहार किया जाए। हर किसी भी बेसिस में इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो कास्ट, जेंडर, कोई भी फैक्टर हो, उन हर एक व्यक्ति के साथ क्या है, समान व्यवहार होना चाहिए। फोर्थ एलिमेंट है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। देखो लॉ के हिसाब से क्या है कि हमारे लॉ के हिसाब से सब बराबर है। हम सोसाइटी में अगर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, पर लॉ के अकॉर्डिंग हम सब क्या है, एक समान है, कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है। तो हमारा लॉ क्या करता है, सेम लीगल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, जितने भी लोग हैं सबके लिए सेम लीगल राइट्स है। ये नहीं कि उनके कास्ट के बेसिस में, जेंडर के बेसिस में अलग अलग लीगल राइट्स हैं। सबके जो अधिकार हैं वो समान है। तो लॉ का काम क्या है, हर इंडिविजुअल की को इक्वली प्रोटेक्ट करना। लॉ प्रोटेक्ट ऑल इंडिविजुअल इक्वली। देखो अभी तक हमने समझा इक्विलिटी के बारे में, अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि इन इक्विलिटी मतलब क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है जेंडर बेस्ड वेज गैप, कि जब क्या करते हैं कि हम जॉब में विमेन को कम सैलरी देते हैं, मेन को ज्यादा सैलरी देते हैं, मतलब उनके बीच में इन इक्विलिटी मेंटेन करते हैं उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग। तो क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल, जेंडर बेस्ड वेज गैप। दूसरा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, कास्ट के बेसिस में अनटचेबिलिटी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। तो ये भी इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल है। तीसरा है इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। देखो ये इनइक्वलिटी ऐसी चीज है जो हमेशा मेंटेन रहती है गरीब और अमीर के बीच में। चौथी है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनके लिए जो एबिलिटी है एजुकेशन की वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और इससे भी क्या होती है, इनइक्वलिटी मेंटेन रहती है। या गर्ल्स का स्कूल से ड्रॉप आउट ज्यादा होना, ये भी क्या होती है, इनइक्वलिटी होती है। तो इक्वलिटी का क्या गोल होना चाहिए कि सब प्रॉब्लम को खत्म किया जाए और इक्वलिटी मेंटेन किया जाए, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या सोसाइटी में हो। अब बात करते हैं कि इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैंने इस पे पूरे इन सारे आर्टिकल्स पे वीडियो बनाए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ जान लेते हैं कि इक्वलिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स बने हुए हैं। देखो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 14, जो क्या बताता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सेकेंड आर्टिकल है आर्टिकल 15, जो क्या बताता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव कर रहे हैं उसको रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल बना है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या बताता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हम क्या कह रहे हैं कि इनइक्वलिटी कास्ट के बेसिस में क्या है कि अनटचेबिलिटी थी। तो आर्टिकल 17 क्या बताता है, इक्वलिटी मेंटेन हो, उसके लिए क्या हो कि जो अनटचेबिलिटी है उसका पूर्ण रूप से खत्म होती है। आर्टिकल 17 ये बताता है। आर्टिकल 18 बताता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं जो क्या इंश्योर करते हैं कि इंडियन में
इंडिया में हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबके साथ समान व्यवहार हो। इसके बाद देखो, अभी तक हमने इक्विलिटी समझा, अब समझते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में इक्विलिटी का मतलब क्या होता है। क्योंकि हमारी इक्विलिटी एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बच्चों को वहीं पे से क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो आगे चल के वही चीज़ सीखेंगे जो स्कूल में सीख रहे हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में इक्विलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसका क्या मतलब होता है कि हर बच्चा स्कूल जा सके, हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो स्कूल जा सके। स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन, आरटी एक्ट, ये सब इक्विलिटी प्रमोट करते हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव क्लासरूम, जेंडर इक्विलिटी इन एजुकेशन, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सपोर्ट सिस्टम। तो टीचर्स का रोल क्या इंश्योर करता है कि कोई भी बच्चा डिस्क्रिमिनेशन फील ना करे, वो स्कूल में अपने साथ समान व्यवहार हो, उसे ये लगे कि उसके साथ समान व्यवहार हो रहा है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन फील्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल में इक्विलिटी मेंटेन करें। सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिटी। देखो, इक्विलिटी से क्या होता है कि सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश होता है। आपके हमने कहा कि एजुकेशन के फील्ड में अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में भी तो इक्विलिटी मेंटेन होगी, बच्चा समझ जाएगा कि इक्विलिटी मीन्स क्या है। उसके साथ अगर इक्विलिटी मेंटेन रहेगी, उसको समान व्यवहार फील होगा, तो वो भी आगे चल के वही चीज करेगा। तो इससे क्या होता है, इक्विलिटी से सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश होता है, सोसाइटी पीसफुल बनती है, इकोनॉमी डेवलप होती है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। ठीक है, हर इंडिविजुअल अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सकता है, क्योंकि देखो, अगर अपॉर्चुनिटीज मिली, सबके साथ समान व्यवहार हुआ, तो जिसको जो लायक है, जिसको जहाँ पे मतलब अगर सपोज किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है, पर उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है डॉक्टर बनने के लिए, उसके साथ उसे वो एजुकेशन ही नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी ना मिलने से या उसके साथ इक्वलिटी ना होने की वजह से वो अपने पोटेंशियल, जो उसका पोटेंशियल है कि वो बन सकता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग है, जरूरी नहीं हर कोई डॉक्टर ही बनेगा। तो पर उस बच्चे में अगर ये उस बच्चे पर अगर पोटेंशियल है कि वो ये चीज कर सकता है, पर इक्वलिटी ना होने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज ना मिलने की वजह से वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो भी इंडिविजुअल अपनी पोटेंशियल तक तभी पहुंच सकता है जब उसके साथ इक्वलिटी हुई हो, एजुकेशन में, सोसाइटी में, हर जगह उसके साथ अगर समान व्यवहार किया गया हो। इसीलिए इक्विलिटी एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी दोनों की बैकबोन है। देखो, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिटी। इक्विलिटी के क्या क्या टाइप हैं। देखो, फर्स्ट है सोशल इक्विलिटी, दूसरा पॉलिटिकल इक्विलिटी, तीसरा है इकोनॉमिक इक्विलिटी, चौथा है लीगल इक्विलिटी, पांचवा है जेंडर, छठा है एजुकेशनल, और सातवां है नेचुरल एंड बायोलॉजिकल इक्विलिटी। अब वन बाय वन जो मेजर टाइप है हमारे इक्विलिटी के, उनको समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो इक्विलिटी की बात करते हैं हम, सोशल इक्विलिटी, क्योंकि ये क्यों मेजर टाइप है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले सोसाइटी में ही अगर इक्विलिटी मेंटेन नहीं होगी तो हम इक्विलिटी की बात ही क्या करें। तो सबसे पहले जो इक्विलिटी मेंटेन करनी है वो कहाँ पे करनी है, सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में क्या हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम कास्ट के बेस में या अनटचेबिलिटी कहते हैं, जेंडर बायस करते हैं, तो सबको एंड करना सोशल इक्विलिटी का गोल होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी में इक्विलिटी तभी मेंटेन होगी जब हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। जो कास्ट या जेंडर बायस या अनटचेबिलिटी है, इनको क्या करते हैं, जड़ से खत्म कर दें, इसको एबोलिश कर दें। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी का गोल होना चाहिए कि हम इस तरीके से अपनी सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन कर सकें। सेकेंड टाइप है पॉलिटिकल इक्विलिटी। देखो, पॉलिटिकल इक्विलिटी में क्या है कि हमें पता है कि सभी सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, जैसे वोटिंग राइट्स, इलेक्शन लड़ने का राइट, गवर्नमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेशन का। तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड है इकोनॉमिक इक्विलिटी। देखो, इकोनॉमिक इक्विलिटी में क्या है कि ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो, जैसे मिनिमम वेज,
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, वेलफेयर स्कीम। तो इसके तरह इन स्कीम के थ्रू, जो वेलफेयर स्कीम है, इनके थ्रू क्या है कि सोसाइटी में हम इकोनॉमिक इक्वलिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद है लीगल इक्वलिटी। देखो ये स्टार्ट करती है कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, इसीलिए हमारे इतने लॉज बनाए, इतने आर्टिकल्स बने हैं कि हम क्या करें, लॉ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये लॉ लीगल इक्वलिटी क्या इंश्योर करता है कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, सेम रूल्स सेम पनिशमेंट फॉर एवरीवन, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। तो ये चीज क्या होती है, लीगल इक्वलिटी, जब हम क्या कह रहे हैं कि सभी लोग लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल हैं। जेंडर इक्विलिटी, देखो मेन विमेन और जेंडर डाइवर्स लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, एजुकेशन, जॉब, प्रॉपर्टी राइट, सब में इक्वल एक्सेस, यही चीज क्या है, जेंडर इक्वलिटी। जब हम क्या करें, जेंडर के बेस में इक्वलिटी मेंटेन कर रहे हैं, सारे जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, प्रॉपर्टी हो, सब में क्या हो, उनके साथ बराबर व्यवहार हो रहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जा रहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब हमको उनके जेंडर के बेस में अलग अलग नहीं कर रहे, यही चीज क्या होती है, जेंडर इक्विलिटी। इसके बाद एजुकेशन इक्विलिटी। देखो एजुकेशन में हमें पता है कि हर बच्चे को इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, आरटीए एक्ट, मिड डे मील, सब इसके एग्जाम्पल हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के फील्ड में इक्वलिटी मेंटेन कर रहे हैं थ्रू स्कॉलरशिप, जो भी आरटीए एक्ट है, मिड डे मील। क्योंकि जो बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है, ठीक है, किस वजह से, खाने की वजह से, तो उनको क्या है कि अगर उन्हें खाना भी मिलेगा, पढ़ाई भी मिलेगी, तो वहाँ पे क्या है कि जो बच्चे घर से खाना ला सकते हैं उनके लिए ओके है, पर जो नहीं ला पा रहे हम उनको इक्वल करने के लिए क्या करें, कुछ प्रोग्राम्स बना रहे हैं जिससे क्या हो कि उनको भी इक्वल एक्सेस मिले एजुकेशन के लिए, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज मिले आगे पढ़ने के लिए। तो ये क्या होती है हमारी एजुकेशन इक्वलिटी, जहाँ पे हम क्या करें, हर बच्चे को इक्वल एजुकेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं। देखो अब हम इक्वलिटी समझ गए हैं, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज यूनेस्को, यूनेस्को क्या है। देखो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मेन काम है एजुकेशन को प्रमोट करना, साइंस और कल्चर को सपोर्ट करना, ग्लोबल पीस और ह्यूमन राइट को स्ट्रेंथन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जेंडर इक्विलिटी को इंश्योर करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा यूनेस्को, कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है और यूनेस्को का काम क्या है। अब समझते हैं कि यूनेस्को का जेंडर इक्वलिटी एजेंडा क्या है। देखो यूनेस्को ने जेंडर इक्वलिटी को अपनी टॉप 2 ग्लोबल प्रायोरिटीज में शामिल किया है। वो 2 प्रायोरिटीज कौन कौन सी है, अफ्रीका एंड जेंडर इक्वलिटी। तो हमारा जो यूनेस्को का जेंडर इक्वलिटी एजेंडा है वो क्या इंश्योर करता है कि विमेन और गर्ल्स को इक्वल एक्सेस मिले, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस किया जाए, सब जेंडर्स को फेयर ट्रीटमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो यूनेस्को का क्या कहना है कि जेंडर इक्वलिटी ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट भी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फाउंडेशन भी है, तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है और ये हमारी यूनेस्को की ग्लोबल प्रायोरिटीज भी है। देखो जेंडर इक्वलिटी एक्शन प्लान GEAP, देखो यूनेस्को का पूरा जेंडर इक्वलिटी वर्क एक स्ट्रक्चर्ड प्लान पर चलता है जिसे कहते हैं GEAP, मींस जेंडर इक्वलिटी एक्शन प्लान। इस प्लान का मेन गोल है जेंडर इक्वलिटी को हर प्रोग्राम का पार्ट बनाना, मींस चाहे वो एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सब में। दूसरा, विमेन को एम्पावर करना, चाहे वो लीडरशिप हो, रिसर्च, डिजिटल स्किल, एजुकेशन, सब जगह हर फील्ड में विमेन को एम्पावरमेंट करना।
ठीक है। तीसरा है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायोलेशन का एंड करना। तो ये क्या है, हमारे यूनेस्को के मेन गोल है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेंडर इक्वलिटी एक्शन प्लान। अब समझते हैं यूनेस्को एजेंडा के मेन फोकस एरिया। पहला फोकस एरिया क्या है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विमेन। ठीक है। अब इनके जो भी हमारे जेंडर एजेंडा है हमारे यूनेस्को के, उनके इंपॉर्टेंट पिलर को डिटेल में समझते हैं। तो पहला हो गया हमारा एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विमेन। देखो यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्या है कि जेंडर एजुकेशन जेंडर इक्वलिटी का सबसे पावरफुल टूल होता है। एजुकेशन क्या है, हमारी जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए यूनेस्को फोकस करता है गर्ल्स की स्कूल एनरोलमेंट और रिटेंशन इंप्रूव करना। ठीक है, क्या करना, उनके एनरोलमेंट और रिटेंशन को इम्प्रूव करना। दूसरा है जो ड्रॉप आउट, लड़कियां का ड्रॉप आउट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उनकी वजह क्या होती है कि अर्ली मैरिज हो रही है, या पोवर्टी या डिस्क्रिमिनेशन, इनकी वजह से क्या होता है कि लड़कियों का अर्ली ड्रॉप आउट होता है। तो इसको रिड्यूस करना, कम करना। तीसरा हो गया प्रमोट एसटीएम। एसटीएम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। एजुकेशन में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना इन स्ट्रीम में, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। इसके बाद जो जेंडर सेंसिटिव हमारा टेक्स्ट बुक होती है उनको इंट्रोड्यूस करना और टीचिंग प्रैक्टिस को भी इंट्रोड्यूस करना। क्योंकि जेंडर सेंसिटिविटी इसलिए क्योंकि जेंडर इक्वलिटी मेंटेन करनी है। अगर टीचर्स को इसके बारे में पता होगा जेंडर के बारे में तो वो इक्वलिटी मेंटेन कर पाएगा। तो उनको इस चीज की प्रैक्टिस होना और टेक्स्ट बुक भी क्या हो, जेंडर सेंसिटिव हो। इसके अलावा सेफ और इंक्लूसिव स्कूल्स बनाना। तो यूनेस्को का कैंपेन जैसे एजुकेशन फॉर ऑल और गर्ल्स राइट टू एजुकेशन यही गोल रखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फोकस एरिया है यूनेस्को एजेंडे का वो किसके लिए है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विमेन। सेकेंड एरिया है विमेन्स एम्पावरमेंट। जेंडर इक्विटी सिर्फ एजुकेशन से नहीं आती, विमेन को डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप पोजीशन में भी इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए। देखो हम सिर्फ एजुकेशन दे देंगे, पढ़ा देंगे, इक्वलिटी समझा देंगे, पर अगर उसको प्रैक्टिकली आपने करना है तो उसके लिए क्या है कि औरतों को डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप पोजीशन में भी रखे। तो अगर उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा तो क्या होगी, जेंडर इक्वलिटी मेंटेन रहेगी, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होगी। तो यूनेस्को का फोकस क्या है, विमेन लीडर्स को प्रमोट करना। दूसरा, विमेन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को सपोर्ट देना। तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना। चौथा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंश्योर करना। गोल ये है कि विमेन सिर्फ पार्टिसिपेट ना करे बल्कि लीडरशिप रोल भी हासिल करे। तो इस तरीके से विमेन को एम्पावर करता है हमारा यूनेस्को एजेंडा। तीसरा फोकस एरिया है जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज। देखो यूनेस्को कंट्रीज को हेल्प करती है ताकि एजुकेशन पॉलिसीज जेंडर सेंसिटिव हो, करिकुलम में जेंडर बायस ना हो, टीचर्स को जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग मिले, स्कूल जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाए। मीनिंग हर प्रोग्राम, पॉलिसी, सिलेबस और ट्रेनिंग में जेंडर पर्सपेक्टिव इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज बनती है और इसमें कौन हेल्प करता है, यूनेस्को करता है। ठीक है, चौथा फोकस एरिया है प्रिवेंटिंग जेंडर बेस्ड वायोलेंस। देखो यूनेस्को का मेजर एजेंडा है जेंडर बेस्ड वायलेंस को रिड्यूस करना। स्पेशली स्कूल में जो बुली होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को बुलिंग करते हैं, तो उसको क्या करना, रिड्यूस करना, रोकना। हेरासमेंट, चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल वायलेंस, ऑनलाइन हरेसमेंट। तो यूनेस्को क्या करता है, सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करता है जहां गर्ल्स
फेयर फ्री एजुकेशन ले सकती है, क्योंकि अगर लड़कियों के साथ गलत होगा तो वो स्कूल जाएंगे ही क्यों। तो इसीलिए जेंडर बेस्ड वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए यूनेस्को क्या करता है कि स्कूल में इस तरीके के प्रोग्राम बनाता है या इस तरीके से प्रिवेंट करने के लिए कि लड़कियों के साथ स्कूल में बुली ना हो, जो अर्ली चाइल्ड मैरिज हो, सेक्सुअल वायलेंस हो, ऑनलाइन हैरेसमेंट हो, इनको रोका जा सके। इसके बाद का फोकस एरिया है डिजिटल जेंडर इक्विलिटी। देखो, डिजिटल वर्ल्ड में भी जेंडर गैप काफी ज्यादा है, इसलिए यूनेस्को का एम है विमेन को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी और आईसीटी स्किल्स सिखाना, ऑनलाइन हरेसमेंट और साइबर बुलिंग को रिड्यूस करना, विमेन की रिप्रेजेंटेशन मीडिया, जर्नलिज्म और डिजिटल इंडस्ट्री में इंक्रीज करना। ये मॉडर्न एरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटली ही सब कुछ होता है। देखो, मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो वहां पे अगर जेंडर इक्वलिटी मेंटेन करनी है तो लड़कियां क्या हो, एम्पावर हो। हम यहाँ पे बार बार लड़कियों को एम्पावर करने की इसलिए बात करें क्योंकि हमें इक्वलिटी मेंटेन करनी है, तो हमें उन्हें विमेन और मैन के बेस में नहीं, जेंडर के बेस में इक्वल करना है। और आज के टाइम पे भी क्या हो, औरतें बहुत पीछे हैं, पहले के टाइम से तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन्हीं वजह से हुआ है कि ये जो भी हमारे एजुकेशन फील्ड कहिए या जैसे हमारी गवर्नमेंट कहिए, तो इन सब के रूल से क्या हुए हैं, गर्ल्स क्या हुई हैं या विमेन क्या हुई हैं, एम्पावर हुई हैं। पर यूनेस्को क्या है कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जेंडर इक्विलिटीज अभी भी इनइक्वलिटीज अभी भी मेंटेन है। तो इस तरीके से क्या है कि हम जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और यही फोकस हमारा यूनेस्को का भी है। फिफ्थ फोकस एरिया है डेटा रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। देखो, यूनेस्को क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज से जेंडर रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है, तभी तो उसे पता है कि अभी भी हमारे जो कंट्रीज है, हमारी क्या बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी मेंटेन है। कैसे करता है कि वो क्या करता है, जेंडर रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है, जैसे लिटरेसी रेट कि अभी कितना लिटरेसी रेट चल रहा है, एनवायरमेंट स्टैटिक्स, विमेन इन स्टेम, स्टेम मीन्स साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लीडरशिप रोल, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स। ये डेटा हेल्प करता है कि जेंडर गैप्स को आइडेंटिफाई करना और इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाना, कि जहाँ पे कितने मतलब ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं, कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है गैप को, डेटा रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के थ्रू। ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करें तो हमारा जो यूनेस्को है वो अकेले काम नहीं करता है, ये कोलैबोरेट करता है गवर्नमेंट्स, एनजीओस एंड यूएन एजेंसीज और कम्युनिटी ग्रुप्स। इसका पर्पस है कि वर्ल्ड वाइड जेंडर इक्वलिटी इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करना। अकेले वो काम नहीं कर सकती, तो पार्टनरशिप के थ्रू अलग अलग लोगों के साथ, जैसे गवर्नमेंट से मिलकर, एनजीओ से मिलकर, ठीक है, इनके साथ मिलकर काम करके जेंडर इक्वलिटी मेंटेन करने का काम करती है। तो फाइनल गोल क्या है यूनेस्को जेंडर एजेंडा का? इक्वल राइट्स फॉर विमेन एंड गर्ल्स, violation free and discrimination free environment, empowerment and full participation in society, और सबसे ज्यादा important, a world where gender does not limit opportunities। ठीक है, तो ये हमारा यूनेस्को एजेंडा है, इक्वलिटी के बारे में हमने समझ लिया, टाइप समझे, और यूनेस्को का एजेंडा क्या है, मेन फोकस एरिया कौन से हैं, वो सब समझ लिए। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।